उत्तराखंड और यूपी में चुनाव नज़दीक हैं, लिहाजा हर पार्टी अपने पूरे प्रयास करने में जुट गई है। कांग्रेस भी अपने प्रयास कर रही है। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप से लेकर बॉटम लाइन तक हर नेता अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो इन तमाम सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हरीश रावत जी। हरीश रावत जी, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से कांग्रेस की टॉप लाइन मेहनत कर रही है, उस तरह से बॉटम लाइन को भी आदेश मिले हैं कि आप सब लोग मेहनत कीजिए, उत्तराखंड और यूपी में कांग्रेस को लाना है। बहुत ठीक है, राहुल जी ने आगे बढ़ करके उदाहरण स्थापित किया है। और जिस तरीके से 4 दिन इस जुलाई की तपते हुए दिन में, उमस भरे दिन में उन्होंने पसीना बहाया है और लोगों के बीच में गए हैं, उनके दुख दर्द को सुना है। उन्होंने भारत की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। आप 4 जुलाई की बात कर रहे हैं, मैं आपसे 4 जून का पूछना चाहता हूँ। 4 जून भी एक तारीख थी, उस दिन भी कुछ ऐसा हुआ था जो कांग्रेस के लिए काफ़ी नेगेटिव गया है, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक दल के इतिहास में कुछ चुनौतीपूर्ण मौके हमेशा आते हैं और उन चुनौतीपूर्ण मौक़ों का पार्टी को संज्ञान लेना पड़ता है और कहीं यदि कमजोरी है तो उसको दूर करने का प्रयास करना पड़ता है। और कांग्रेस के इस लंबे इतिहास में जब जब चुनौतीपूर्ण मौके आए हैं, हमने संभल करके आगे बढ़े। कहा जा रहा है कि बाबा रामदेव पे जिस तरह से कांग्रेस ने लाठियां बरसवाई, उस हिसाब से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है उत्तराखंड में। कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, न उत्तराखंड में, न उत्तर प्रदेश में, न देश में। देखिए, बाबा रामदेव जी हों, अन्ना हजारे जी हों, ये राजनीतिक सिस्टम के अंग नहीं हैं। ये किसी संगठन और दूसरे कुछ संगठनों के जोड़ से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सीधी सीधे एक राजनीतिक सोच नहीं रख रहे हैं। लोग अनंतो गत्वा राजनीतिक सोच पर निर्णय करते हैं। काले धन का सवाल, भ्रष्टाचार का सवाल, ये है सवाल अपने आप में, और इनको उठाने के लिए हम उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि हमारी सरकार ने काले धन के खिलाफ उसको वापस लाने के लिए, काले धन के जनरेशन को रोकने के लिए भी, और जो विदेशों में जमा है उसको लाने के लिए भी पहले से ही कार्रवाई प्रारंभ की हुई है। कई देशों के साथ, जिनमें स्विट्ज़रलैंड भी है, हमने करार कर दिया है। स्विट्ज़रलैंड की पार्लियामेंट ने अभी उसका अनुमोदन नहीं किया है। और जर्मनी ने एक राइडर लगा दिया है कि आप नाम सार्वजनिक नहीं करेंगे, सिर्फ उन नामों को जिनको दिया है उसके आधार पर आप खातेधारकों के खिलाफ कार्रवाई करके कानूनी तरीके से उसको वापस लाने का प्रयास करेंगे। वो सब चीज़ें हो रही हैं। कई और देशों के साथ, 36-38 और देशों के साथ भी हम वहाँ जो काला धन जमा है उसको, उसके लिए संधि कर रहे हैं, उसके लिए हमने समझौते हो रहे हैं। चलिए, मैं वापस लौटता हूँ। मैं राहुल गांधी से सवाल उठाना शुरू किया था, राहुल गांधी पर लौटता हूँ। राहुल गांधी जी ने पदयात्रा की और ऐसी जगह पदयात्रा करी जहाँ पर जो कांग्रेस का जनाधार है, विधानसभा में एक भी सीट कांग्रेस के पास नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, ग्रेटर नोएडा से शुरू होकर आगरा तक जाता है। इस दौरान राहुल गांधी जी ने पदयात्रा करी, किसान भी उनके साथ थे, लेकिन राहुल को भी वही सवाल का सामना करना पड़ा कि महंगाई। एक किसान ने, या बहुत सारे किसानों ने ऐसी बात कही कि राहुल जी, आप पदयात्रा तो कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, जमीन किसानों की हितों की बात कर रहे हैं, लेकिन महंगाई तो केंद्र के हाथ में है, आप महंगाई क्यों नहीं कम कर देते हैं? मैं पहले सवाल को ज़रा सा पूरा कर लूँ, फिर मैं आपके दूसरे सवाल का भी उत्तर देता हूँ। हम लोगों ने काले धन के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की जा सकती है, उसके लिए शीर्ष स्तर पर रेवेन्यू सेक्रेटरी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स भी बना कर रखी थी। अब जिसको आगे बढ़ा करके सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने की बात कही है, एसआईटी में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये सरकार का इनिशिएटिव था। कानून में परिवर्तन किया जा रहा है और उसके अलावा भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी ने 5 सूत्री कार्यक्रम दिया, सरकार ने 5 सूत्री कार्यक्रम इनिशिएट किया। और ये जो लोकपाल विधेयक है, ये सरकार का ब्रेन चाइल्ड था। एनएसी में इस प्रस्ताव पर डिस्कशन हुआ, लेकिन ये अच्छा ठीक है कि अन्ना हजारे जी ने उपवास करके उसको एक बड़े फोकस पे लाए और हमने कहा भाई यदि कोई सुझाव देना चाहते हो आओ, उस पर बातचीत करेंगे। अब 2 विकल्प हैं, उन पर कैबिनेट फैसला करेगी, फिर पार्लियामेंट फैसला करेगी। लेकिन
ये सब चीज़ें एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही हो सकती हैं और ये निर्वाचित सरकार का ही दायित्व होना चाहिए और उसी के ऊपर इसको अनंतोगत्वा छोड़ देना चाहिए। बाकी चाहे अन्ना हजारे जी हों, रामदेव जी हों, वो एक स्टिमुलेटर का काम कर सकते हैं, वो एक उत्प्रेरक का काम कर सकते हैं, लेकिन वो यदि गवर्नेंस के काम को अपने हाथ में लेंगे तो फिर बड़ी दिक्कतें आएंगी। जो आपने राहुल जी की पदयात्रा के विषय में अभी सवाल किया, मैं तो सैल्यूट करना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को। उन्होंने अपनी पदयात्रा के जरिए कई मुद्दों को सेटल किया। एक तो उन्होंने ये साफ संदेश दे दिया कि अब भारत की राजनीति में व्यक्ति को गतिशील होना पड़ेगा, जनता के साथ सीधे जुड़ना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, और उन्होंने पक्ष और विपक्ष के लिए एक एजेंडा तय कर दिया। अब क्या कोई सरकार, चाहे केंद्र की हो या राज्य सरकारें हों, ज़मीन का जिस तरीके से अभी तक अधिग्रहण हो जा रहा था कर सकती है। अब कानून भी बनाना पड़ेगा और राज्य सरकारों को, दूसरों को अब किसानों से बातचीत करके समझौते के तरीके से ज़मीनें खरीदनी पड़ेंगी।